रूस में तेल की किल्लत आ चुकी है। एशिया को कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला रूस खुद अब ईंधन की कमी से जूझ रहा है। यह हेडलाइंस बन चुकी हैं और वो गैसोलीन संकट में है। असल में रशिया के अंदर जो पेट्रोल डीजल गैस भरवाई जा रही है, संयुक्त रूप से उसे गैसोलीन मानिए। ये कुछ तस्वीरें हैं पेट्रोल पंप्स के बाहर लगी हुई रूस में गाड़ियों की कतारें हैं जो आप देख रहे हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें इस समय पूरे रूस में से आ रही हैं। मुख्यतया ऐसी तस्वीरें क्रीमिया वाले क्षेत्र से आ रही हैं। क्रीमिया वो जो कभी यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, अब उस पर 2014 के बाद से कब्जा रशिया का है। आप यहां पर देखें तो ये लंबी कतारें जो आपको दिख रही हैं, ये कतारें असल में तेल के इंतजार में खड़े हुए व्हीकल्स की हैं। ये जो व्हीकल्स आपको खड़े हुए दिख रहे हैं, ये तेल लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। पुतिन की सुरक्षा दीवार ढह चुकी है। यूक्रेन रशिया पर हमले कर रहा है। आपको ध्यान होगा उस समय भी ये मैंने सेशन किया, फिर मैंने 19 जून को एक महीने बाद फिर सेशन किया। उधर G7 बैठक चल रही थी। मॉस्को के अंदर यूक्रेन का हमला होता है और रिफाइनरी में आग लगा दी जाती है। 18 से अधिक रिफाइनरियों पर यूक्रेन का हमला अब तक हो चुका है। जिससे तेल रिफाइन होता था, वहां अब हमले हो रहे हैं। मशीनरी रातों रात सही नहीं हो सकती। रिफाइनरियों पर अगर हमले हुए हैं तो वो उन्हें तुरंत सुधारा नहीं जा सकता। महीने भर के भीतर भी अगर किसी प्रकार से कोई रिफाइनरी खराब हुई है तो उसको कितना भी तेजी से आप सही करने निकलें, उसको व्यवस्थित करने में पुनः टाइम लगेगा। रशिया जिस चीज के लिए तैयार नहीं था, यूक्रेन वो सब कर रहा है। उसके तमाम ऑयल स्टोरेजेस के ऊपर, तमाम उन जगहों से जहां से वो ऑयल सप्लाई करता है, वहां हमले कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें खबरों में इस तरह से निकल कर आई कि लगातार रिफाइनरी उसमें आ रही हैं, टारगेट में आ रही हैं। इससे ऑयल सप्लाई 25% तक घट गई। जिस रशिया के अंदर दैनिक मांग 1.1 लाख मैट्रिक टन है, वहां सप्लाई 85,000 मैट्रिक टन की ही हो रही है। और इसकी हेडलाइंस अगर आप थोड़ा पीछे चल के देखें तो 15 मई को यूक्रेन ने हमले किए रशिया की रिफाइनरी पर। आप खबरें 20 मई को यूक्रेन ने हमले किए रिफाइनरी पर। जून 12 को यूक्रेन ने हमले किए रिफाइनरी पर। फिर देखिए जून 16 यूक्रेन के हमले फिर से रिफाइनरी के ऊपर। फिर देखिए 16 जून यूक्रेन ने हमले किए मॉस्को के अंदर। ये सारी की सारी वो खबरें हैं जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया के अंदर अब यूक्रेन के हमले उसके बड़े स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर, ऑयल रिफाइनरीज पर, स्टोरेज सेंटर पर और उन गैस और तेल पाइपलाइंस पर जिनसे सप्लाई होती है, क्योंकि रशिया का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इस वजह से यहां पर ईंधन का गंभीर संकट आ पड़ा है। इसके चलते मतलब बहुत सारे क्षेत्र इस समय ऐसे हैं जहां पर ऑयल का क्राइसिस आ चुका है। इसीलिए लोग ऐसे ऐसे वीडियोस तक मतलब इंटरनेट पर तलाश रहे हैं कि तेल चोरी कैसे करते हैं। लोगों की सर्च बदल गई है कि भाई हाउ टू साइफन गैसोलिन, मतलब कहां से निकाल करके हम लेकर आए। इस तरह की चीजें हैं। क्या ये केवल अनुपलब्धता का मामला है? क्या इसकी वजह से प्राइजेस में इजाफा हुआ? बिल्कुल। रूस में पेट्रोल की कीमतों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। कीमतों की वृद्धि को आप ऐसे देख सकते हैं कि जहां 72.38 रूबल प्रति लीटर एक पेट्रोल आपको मिल रहा था, अब वो बढ़कर के लगभग 2.5 गुना पहुंच चुका है। कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर 30% तक ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है। प्राइस हाइक होने का असली कारण उपलब्धता की कमी है। ऐसी स्थिति में फ्यूल के अंदर हुई, जो गैसोलीन के अंदर जो हुई कमी है, यही सबसे बड़ी कमी इस समय रशिया की फेलियर के अंदर दिख रही है। अब सवाल यह है, रिफाइनरी से क्या फर्क पड़ा? रिफाइनरी से फर्क यह पड़ा कि रिफाइनरी क्रूड को रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल में बदलती थी। अब हुआ क्या? असल में अब क्रूड तो उपलब्ध है, लेकिन रिफाइन करने की मशीनरी नहीं है। उन मशीनरियों पर यूक्रेनी हमला हो चुका है। मतलब समझिए कि जो रशिया इस समय पूरी दुनिया को क्रूड बेच रहा है, वो क्रूड दुनिया की रिफाइनरीज को तो उपलब्ध करा रहा है, लेकिन पेट्रोल उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि 29 मार्च को हमने एक सेशन किया था जिसमें यह खबर आई थी कि रूस ने मना कर दिया था कि 1 अप्रैल से मैं दुनिया वालों आपको पेट्रोल नहीं दे पाऊंगा। कारण उसकी रिफाइनरी क्षमताओं को लगातार क्षति पहुंचाई जा रही थी। इसके चलते वो क्रूड सप्लाई तो आज भी भरकर कर रहा है, लेकिन क्रूड सप्लाई के साथ साथ रिफाइनिंग का काम नहीं कर पा रहा है। ऑलरेडी दुनिया में अगर रशिया का तेल भंडार देखा जाए तो वो टॉप 10 के अंदर शामिल है। उसकी उत्पादक क्षमताएं भी, क्रूड निकालने का, प्रोडक्शन का, यूएस के बाद सेकंड नंबर पर रशिया का नाम आता है। लेकिन रिफाइन करने की कैपेसिटी में इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में शामिल है।
दुनिया के अगर देश अगर देखें तो चीन, रशिया, क्योंकि रूस अब बाधित हो गया है, तो भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है, जो चीन के बाद, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा ऑयल रिफाइन करता है। तो हम दुनिया भर से पेट्रोल डीजल नहीं मंगाते, हम क्रूड मंगाते हैं। उस क्रूड को अपने रिफाइनरियों में रिफाइन करते हैं। वो रिफाइनरीज हमारे जितने भी पोर्ट्स पर लगी हुई हैं, चाहे ये रिलायंस की रिफाइनरी हो, नायरा रिफाइनरी हो, एचपीसीएल, बीपीसीएल, तमाम रिफाइनरीज से हम उस क्रूड को रिफाइन करते हैं। क्या पुतिन इस बात से सहज है? नहीं। पुतिन ने खुद यह स्वीकार किया। 28 जून के दिन की मीडिया रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि हां, हमारे देश में फ्यूल क्राइसिस है। यह खबर अपने आप में बड़ी खबर बनी कि पुतिन का यह स्वीकार कर लेना कि हमारे देश में क्राइसिस है, यह दर्शाता है कि पुतिन के पास रिटेलिएटरी पावर अब नहीं बची है। पुतिन धीरे धीरे सभी तरफ से समेटे जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेके वेनेजुएला, सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान, इन तब सभी जगहों से हमें रशिया को लगातार चुनौती मिल रही है। और अब यूक्रेन रशिया पर लगातार जैसे हमलावर हो रहा है, और अब उनको नुकसान होना और उनका यह स्वीकारना कि हां हमें दिक्कत हो रही है, रूस के अंदर दिक्कतें खड़ी करेगा। क्योंकि इसी तेल से उनके यहां फसल कटाई का सीजन है। अब पेट्रोल अगर या गैसोलीन उनके व्हीकल्स को जो कृषि में उपलब्ध यूज होने वाले हैं उनके लिए उपलब्ध नहीं होगा, तो उससे कृषि प्रभावित होगी। यह एक बड़े संकट की तरह से देखा जा रहा है। इसी के लिए रशिया, जिनको पहले क्रूड सप्लाई करता था, उनसे सही तेल और गैस मंगवाने की चाहत में है। तो इसीलिए वो इंडिया, बेलारूस और कजाकिस्तान से अपनी सप्लाई की पूर्ति करवा रहा है। बेलारूस से रेगुलर ट्रेन जा रही है। बात अगर भारत की जाए तो भारत से रिफाइन होकर पेट्रोल वहां जा रहा है। यह सूत्रों से निकली हुई खबर है कि 30,000 से 40,000 मैट्रिक टन से लदा हुआ टैंकर भारत से रवाना हुआ। 60,000 से अधिक टन पेट्रोल भारत अपनी तरफ से भेज चुका है। लेकिन जब यह सवाल भारत सरकार से पूछा गया तो भारत सरकार ने साफ साफ इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की किसी कंपनी ने या भारत सरकार ने तेल नहीं भेजा। ऐसा क्यों? हो सकता है कि कल को हमें फिर से इसके चलते प्रतिबंधों का सामना करना पड़े कि आप रूस को पेट्रोल भेज रहे हैं, क्रूड की तो परमिशन दी हुई थी, आप उनकी मदद क्यों कर रहे हैं? ऐसे में एक आंसर जो दिया गया वो ये था कि स्वतंत्र रूप से अगर कोई बेच रहा हो तो हमें नहीं पचा। इसका मतलब हमारी रिफाइनरीज, क्योंकि रशिया की एक रिफाइनरी भारत में चलती है नायरा नाम से, जिसके अंदर रूस की कंपनी रोजानेफ्ट का 49% स्टेक है। वो कंपनी अपने देश में यानी भारत के अंदर, मुद्रा के पास गुजरात के अंदर ऑयल रिफाइन करके किसी प्राइवेट प्लेयर को दे और वो प्राइवेट प्लेयर रशिया को जाकर सौंप दे। कुछ ऐसा हो रहा हो तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कैपलर शिप ट्रैकिंग आंकड़ों के अनुसार यह बात निकलकर बाहर आई कि जून 2026 ने भारत ने औसतन 27 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट के आंकड़े पूरी तरह के आंकड़ों को पछाड़ते हुए थे। अपनी आवश्यकता के 50% से अधिक इंपोर्ट भारत ने रशिया से इन दिनों किया है। भारत का जो ऑयल इंपोर्ट रहा वो लार्जेस्ट रहा सारे कॉम्पिटिटर्स की तुलना में। मतलब यूएई, वेनेजुएला, सऊदी, यूएसए सब एक तरफ और रशिया एक तरफ, और हमने इसी बीच में अपने पास से मंगाए हुए क्रूड को रिफाइन करके रशिया को बेचा, लेकिन सरकारी रूप से नहीं, स्वतंत्र रूप से। क्योंकि आंसर यह है कि इंडिपेंडेंट ट्रेडर ऐसा कर रहे हो तो इसकी हम जिम्मेदारी नहीं लेते। इसका मतलब साफ है कि भारत सरकार अपने एचपीसीएल, बीपीसीएल इनकी जिम्मेदारी से बच रही है, लेकिन इंडियन रिफाइनर्स फुजरा पोर्ट के थ्रू, यूएई के थ्रू होकर के कहीं से कुछ पहुंचा दे रहे हैं, तो इस पर कोई क्लेम फिलहाल नहीं ले रहा है। इसी बीच में बेलारूस यहां पर बड़ी मात्रा में तेल लगातार पहुंचा रहा है। अब सवाल बड़ा है कि यूक्रेन की असल चाहत क्या है? तो देखिए, यूक्रेन चाहता यह है कि देखो, मुझे आपके क्षेत्र पर कब्जा नहीं करना है। पुतिन को इतना मजबूर कर देना है कि वो टेबल टॉक करने के लिए मजबूर हो। उन्हें इतना नुकसान पहुंचाना है कि वो भी समझें कि युद्ध से नुकसान होता है, और नुकसान होता है तो बात नेगोशिएशन की टेबल पर आती है। इसी करने के लिए वो लगातार हमले कर रहे हैं। कुछ समय पहले, लगभग 2014 के अंदर, रशिया ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। क्रीमिया पर जब कब्जा हुआ, वहीं से ही G8 टूटकर G7 बना। रूस को G8 देशों से निकाल दिया गया और G7 ग्रुप बचा। वो जो क्रीमिया है ना, उस क्रीमिया का कनेक्ट रशिया मेनलैंड से एक ब्रिज के थ्रू होता है। लगातार यूक्रेन उस ब्रिज को टारगेट करता रहा। क्रीमिया तक बाकी जो कनेक्टिविटी है वो वाया सी है। अगर रशिया वहां पर ऑयल की, गैस की सप्लाई करता है
तो वो वाया सी कर सकता है। लैंड के थ्रू वहां पर दिक्कतें रहती हैं और ये लगातार क्रीमिया के लिए इस तरह की मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। फसलों की कटाई में, लोगों की सार्वजनिक सुविधाओं में, कर्ब कैप्चर किए हुए क्षेत्रों में इस प्रकार की जब दिक्कतें होकर आएंगी, तभी जाकर के लोग हो सकता है कि बातचीत करने के लिए पुतिन को विवश करें कि जाओ आप यूक्रेन से बात करो। ये वो ब्रिज है जिसको लगातार यूक्रेन हिट करता आया है और इसके हिट होते ही क्रीमिया आइसोलेट होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका मेजर लैंड मास यूक्रेन से कनेक्टेड है। क्रीमिया नेचुरली ज्योग्राफिकली भी कनेक्टेड यूक्रेन से ही है, लेकिन रूस ने अपने लैंड मास से इसे जोड़ करके सप्लाई को बना रखा था। अब ऐसी जगहों पर लगातार हो रहे हमले आने वाले समय में रूस के लिए और क्रीमिया के लोगों में एक डिससेटिस्फैक्शन पैदा करेंगे कि आप हमारी ही हिफाजत नहीं कर पा रहे तो हम आपके साथ क्यों रहें। कुछ उस तरह की स्ट्रेटजी से फिलहाल यूक्रेन आगे बढ़ रहा है। अब पुतिन के पास में क्या विकल्प बचे हैं, आने वाला समय बताएगा, क्योंकि रिफाइनरीज तो जैसे सही होंगी होंगी, लेकिन पुतिन का कहना है कि हमें अपनी सुरक्षा मजबूत करनी होगी, हम पर हो रहे हमलों को हमें रोकना होगा। असल मायने में ड्रोन इस समय रूस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। बड़ी मात्रा में ड्रोन हमले अब आए दिन रशिया के अंदर हो रहे हैं, उनका कोई सॉल्यूशन रशिया नहीं निकाल पा रहा है। आने वाला समय उन्हें कुछ ऐसे सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर करेगा या रशिया सरेंडर कर देगा, यानी बातचीत के लिए टेबल पर आ जाएगा। ये देखने वाला विषय होगा। बाकी आप इसे कैसे देखते हैं, आपकी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और